ए पोलराइजर इज यूज्ड, पोलराइजर का काम क्या होता है, तो प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करना पोलराइजर का काम होता है। पोलराइजर इज यूज टू प्रोड्यूस पोलराइज लाइट। अब पोलराइजेशन की प्रोसेस में लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, वो उसका साइड आउटकम है, वो उसका मेन आउटकम नहीं है। मेन आउटकम पोलराइजर का काम है लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करना। ठीक, तो क्या आंसर बनेगा इसका आंसर बनेगा बी पार्ट। ठीक, इंटेंसिटी डेफिनेटली रिड्यूस हो जाती है बट उसका वो मेन फंक्शन नहीं है। टू रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट ये भी हो जाएगा बट ये मेन फंक्शन नहीं है उसका। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज, इनमें से कौन सी वेव्स पोलराइज नहीं हो सकती हैं, तो जो भी ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो पोलराइज हो जाती हैं और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो पोलराइज नहीं हो सकती हैं। तो साउंड वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, उनको पोलराइज नहीं किया जा सकता। तो इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक ये तीनों ही सोनिक की प्रॉपर्टी हैं, तीनों ही तरह की साउंड वेव्स हैं, कुछ हम सुन पाते हैं कुछ हम नहीं सुन पाते हैं। तो ये तीनों ही तरह की साउंड वेव्स हैं, ये पोलराइज नहीं हो सकती। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होंगी वो भी काइंड ऑफ साउंड वेव्स हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी जो हमारी ऑडिबल रेंज है उनसे ज़्यादा होती है, इनको हम पोलराइज नहीं कर सकते। बाकी रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव से पोलराइज होंगी। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट ये तीनों की तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ये पोलराइज होंगी। लाइट वेव्स हैं, पोलराइज होंगी। लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज एज दे आर ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। लॉन्गिट्यूडनल पोलराइज नहीं होती हैं, रिफ्लेक्टेड से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए पार्ट। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाई, ट्रांसवर्स नेचर किससे शो हुआ, तो इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसवर्स नेचर शो करने का एक ही तरीका है, पोलराइजेशन। अगर लाइट पोलराइज हो रही है तो डेफिनेटली इट हैज़ ट्रांसवर्स नेचर। थ्रू विच कैरेक्टर वी कैन डिस्टिंग्विश द लाइट वेव्स फ्रॉम साउंड वेव्स, तो लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, तो पोलराइजेशन की प्रोसेस से आप उनको डिफरेंस क्रिएट, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। पहला, इफ द वेव इज लॉन्गिट्यूडनल देन इट मस्ट बी ए मैकेनिकल वेव, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और भी कई तरह की मैकेनिकल वेव हो सकती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव भी होती हैं, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को खींच के आपने ऊपर नीचे मूव कराना शुरू किया तो एक ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, वो जो वेव आएगी वो ट्रांसवर्स वेव आएगी और वो भी मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, तो वो मैकेनिकल वेव है, वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं, वो ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं। ठीक है, पानी अगर भरा है और उसके रिपल्स जो होते हैं, सरफेस पे जो रिपल्स का मूवमेंट होता है वो कैसी वेव होंगी, वो ट्रांसवर्स वेव होंगी। तो अगर वेव लॉन्गिट्यूडनल है तो पक्का मैकेनिकल होगी, ऐसा जरूरी नहीं। मैकेनिकल वेव दोनों तरह की होती है, लॉन्गिट्यूडनल भी होती है और ट्रांसवर्स भी होती है। ठीक, बी पार्ट, तो पहला इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट ही इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट ही पूछ रहे हैं आपसे, बाकी सब करेक्ट होंगे, चेक कर लेते हैं। इफ द वेव इज मैकेनिकल देन इट मे और मे नॉट बी ट्रांसवर्स वेव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। सी पार्ट, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, बिल्कुल ठीक, मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन ही है कि जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, तो दे कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, बिल्कुल ठीक है। डी पार्ट, डिफ्रैक्टर हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स, नहीं कर सकता। डिफ्रैक्शन जो है वो एक जनरल फिनोमिना है, वो सभी तरह की वेव्स में होता है इंक्लूडिंग मैटर वेव्स। ठीक, तो डिफ्रैक्शन इट इज़ ए काइंड ऑफ जनरल फिनोमिना, तो वो साउंड वेव्स में भी होगा, लाइट वेव्स में भी होगा, तो वो हमको डिस्टिंग्विश कर सकता है, नहीं कर सकता। तो डिफ्रैक्टर हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड वेव एंड लाइट वेव, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश, तो वो नहीं कर सकता, तो ये भी इनकरेक्ट हुआ। तो इसमें दो आंसर इनकरेक्ट बनेंगे, एक आंसर पहला वाला इफ ए वेव इज लॉन्गिट्यूडनल देन इट मस्ट बी मैकेनिकल वेव, और एक दूसरा वाला डिफ्रैक्टर हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट, अब इन दोनों में एक टिक करना हो तो वो समझिए, ये जो डी ऑप्शन है, डिफ्रैक्शन जो है वो तब प्रोमिनेंट होता है जब जो डिफ्रैक्टर होगा, मतलब स्लिट हो सकती है, कोई नैरो ऑब्स्टिकल हो सकता है, उसकी डायमेंशन वेवलेंथ की डायमेंशन के आसपास हो। अब साउंड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जबकि लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम होती है। तो डिफ्रैक्ट अगर बहुत ही छोटे साइज़ का है तो वो लाइट वेव्स को तो डिफ्रैक्ट कर देगा लेकिन साउंड वेव्स को डिफ्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इनडायरेक्टली हम डिफ्रैक्टर की हेल्प से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं साउंड वेव और लाइट वेव्स को, और वो भी इसलिए नहीं कि दोनों में एक का डिफ्रैक्शन होगा एक का डिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि एक का डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा और एक का डिफ्रैक्शन बहुत कम होगा। डिफ्रैक्शन प्रोमिनेंट तब होता है जब डिफ्रैक्टर का साइज, हिंड्रेंस का साइज वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है। तो इन दोनों में अगर हम बेस्ट टिक करें तो बेस्ट इनकरेक्ट आंसर आपका बनेगा ए पार्ट, तो आपका डी आंसर नहीं बनेगा। क्लियर, वो आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों नहीं बन रहा है।
एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट कर देता है। ठीक है, इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट, ए पार्ट, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ पोलराइज लाइट, डायरेक्शन नहीं बदलता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बदलता है। ठीक है, डायरेक्शन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन अलग अलग बात है। डायरेक्शन मतलब लाइट किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है उसको नहीं बदलता है, लेकिन उसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो चेंज करता है। इट डज नॉट अलाउ प्लेन पोलराइज लाइट टू पास थ्रू, गलत कह रहे हैं, नन ऑफ द अबव, वैसे गलत। तो आंसर क्या बनेगा? ए पार्ट। अगला वाला देखते हैं 8th। ए पोलराइज लाइट इज प्लेस्ड, ए पोलरॉइड is placed at 45 degree to an incoming light of intensity I naught. Now the intensity of light passing through Polaroid after polarization. ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये जो इनकमिंग लाइट आ रही है I नॉट, ये प्लेन पोलराइज्ड है या नहीं है। लेकिन जब कह रहे हैं पोलरॉइड जो है वो 45 डिग्री पर रखा है, तो किससे 45 डिग्री पर रखा होगा? तो ऑब्वियसली उस लाइट के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन से 45 डिग्री पर रखा होगा। इसका मतलब वो लाइट प्लेन पोलराइज लाइट है। तो इसमें हम लगाएंगे लॉ ऑफ मेलस। लॉ ऑफ मेलस से होता है I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इनिशियल इंटेंसिटी थी I नॉट और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कितने एंगल पे था? 45, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर 45। तो ये आपकी आउटकमिंग इंटेंसिटी बनेगी I, तो ये आपका आ जाएगी I नॉट बाई 2। सो योर आंसर इज बी पार्ट। When angle of incidence on a material is 60 degree, then the reflected light is completely polarized. तो ये ब्रूस्टर एंगल होगा, म्यू इक्वल टू टेन थीटा। जब 60 डिग्री एंगल है तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज है, तो वो एंगल क्या होगा? ब्रूस्टर एंगल होगा। उसकी इक्वेशन होती है म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा आपका है 60 डिग्री, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से आ गई √3 निकल के। अब पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, पूछ रहे हैं इनसाइड द मटेरियल। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इनसाइड द मटेरियल हो जाएगी c बाई म्यू। c कितना होगा? 3 × 10⁸ और म्यू है आपका √3, तो ये आपका हो जाएगा √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो योर आंसर इज सी पार्ट। द एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर एनी मीडियम इज 60 डिग्री। व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस? ठीक है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन किसी मीडियम के लिए दिया 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री पर अगर लाइट आ रही है तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज होगी। पिछला वाला क्वेश्चन है, तो म्यू इक्वल टू जब आप टेन थीटा लगाओगे ब्रूस्टर एंगल का फॉर्मूला, तो यहाँ से म्यू आपका आ जाएगा √3। अब पूछ रहे हैं क्रिटिकल एंगल कितना होगा? तो क्रिटिकल एंगल का मतलब TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला एंगल। तो वो जो क्रिटिकल एंगल होता है साइन थीटा सी, वो होता है रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब √3। तो यहाँ से जो क्रिटिकल एंगल आएगा थीटा सी, वो आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई √3। सो योर आंसर इज डी पार्ट। द एंगल ऑफ इंसिडेंट h with reflected light is totally polarized for reflection from air to glass is। तो ब्रूस्टर एंगल डायरेक्ट ही पूछा आपसे, तो म्यू इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, तो थीटा कितना बन जाएगा आपका? टेन इनवर्स म्यू। जिस एंगल पे रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाए, टोटली पोलराइज हो जाए, उसी एंगल को हम ब्रूस्टर एंगल कहते हैं, और वो आपका आंसर बन रहा है टेन इनवर्स एन। एन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए लाइट हैज़ एम्पलीट्यूड ए एंड एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर इज 60 डिग्री। पोलराइजर है, एनालाइजर है, उसके बीच में एंगल 60 डिग्री है। लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई एनालाइजर हैज़ ए एम्पलीट्यूड। लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई एनालाइजर हैज़ ए एम्पलीट्यूड। जरा समझना क्या है, जो लाइट आ रही है वो ए एम्पलीट्यूड की आ रही है, ठीक, और एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में एंगल कितना है आपका? 60 डिग्री। ठीक, तो लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द एनालाइजर, ट्रांसमिटेड बाय द एनालाइजर नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी से खेलते हैं, फिर एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे। मान लिया इंटेंसिटी थी आपकी I और 60 डिग्री का एंगल है, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होगी, इसको मैं I नॉट कह देता हूँ। इंटेंसिटी कितनी आ रही थी? I नॉट, उसका एम्पलीट्यूड था A और 60 डिग्री का एंगल था, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी I नॉट कॉस स्क्वायर 60। तो ये आपका बन गया I नॉट बाई 4, ये ट्रांसमिटेड लाइट होगी। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितनी हो जाएगी? तो रिमेनिंग लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी 3I नॉट बाई 4 हो जाएगी रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक, तो इंटेंसिटी अगर 3/4 रिफ्लेक्टेड की है तो एम्पलीट्यूड √3/4 होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा रिफ्लेक्टेड लाइट का? √3/4, क्योंकि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड
इंटेंसिटी जो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ढंग से समझना आपको। देखो, इंसिडेंट इंटेंसिटी आई नॉट थी, एंगल उनके बीच में 60 डिग्री था, तो जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर 60 आई नॉट बाई 4। तो 1/4 लाइट तो ट्रांसमिट हो गई, तो रिफ्लेक्ट कितनी हो जाएगी 3/4 लाइट। अगर 3/4 इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड है तो एम्पलीट्यूड कितना रिफ्लेक्ट हुआ होगा, तो √3/4। तो ये जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी पार्ट। इतनी लाइट का एम्पलीट्यूड की लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाकी ट्रांसमिट हो जाएगी। लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास सरफेस एट पोलराइजिंग एंगल ऑफ 57.5 डिग्री। पोलराइजिंग एंगल 57.5 डिग्री दिया है। देन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल पूछ रहे हैं, बना लें। तो ये सरफेस है, लाइट पोलराइजिंग एंगल पे आ रही है, ये नॉर्मल होगा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, ये रिफ्रैक्टेड लाइट होगी, ये ऑप्टिकल नॉर्मल है आपका, ठीक है। तो कंडीशन क्या क्या होती थी समझिए जरा। अगर ये एंगल आपका क्रिटिकल एंगल है, थीटा कह देता हूँ, क्रिटिकल एंगल नहीं कहना चाहिए, पोलराइजिंग एंगल थीटा पी, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका थीटा पी। और उस पर्टिकुलर केस में ये ट्रांसमिटेड रिफ्रैक्टेड कहो इसको और रिफ्लेक्टेड कहो, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, ये स्पेशल केस है। तो आपसे पूछ रहे हैं इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, यानी इंसिडेंट रे ये हो गई और रिफ्रैक्टेड रे ये हो गई, इनके बीच का एंगल पूछ रहे हैं, ठीक है, इनके बीच का एंगल पूछ रहे हैं। अब इसको ढंग से देखना, ठीक है। हो सकता है वो ये आंसर बताएं कि ये वाला आंसर कितना होगा। अगर ये निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 57.5, 57.5 और 90, तो ऐड करें तो 57.5 प्लस 57.5 प्लस 90, तो कितना आने वाला है, तो ये आपका हो जाएगा 57 और 57 हो जाएगा 114, 115 प्लस 90, तो ये आपका आ गया 205 डिग्री। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आंसर डी सही है और कोई आंसर इसमें, मतलब ठीक है, अभी आपको समझने दो, इसको समझो पहले आप इसको। आपको ऐसा लगेगा आंसर डी सही है क्योंकि वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल पूछ रहे हैं। लेकिन अब जरा यहाँ समझना, एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के पूछा जाएगा तो ये वाला एंगल नहीं होगा, एंगल ये होगा कि अगर हम इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएं, अगर हम इंसिडेंट रे को इस तरह से आगे बढ़ाएं, ये आगे बढ़ाया आपने इंसिडेंट रे को, ठीक, तो वो जो एंगल है मेरे हिसाब से वो एंगल ये होना चाहिए, ये इंसिडेंट रे को हमने आगे बढ़ाया तो मेरे हिसाब से ये एंगल ये वाला होना चाहिए, ये बनेगा आपका इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, ये आपसे एंगल पूछा होना चाहिए, थीटा डेल्टा थीटा जो भी एंगल बनेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो समझिए। वेक्टर्स की डेफिनेशन में दो वेक्टर्स के बीच का एंगल वो माना जाता है जहाँ से दोनों वेक्टर्स आउटगोइंग होते हैं, वो माना जाता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब इंसिडेंट रे लाइट जो आ रही है वो आपकी इस तरह से आ रही है, ठीक है, ये ऑप्टिकल नॉर्मल है, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो ये है। तो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड का एंगल वो होगा जिसमें मैं इंसिडेंट को आगे बढ़ा लूँगा और ये आपकी रिफ्रैक्टेड है और ये एंगल आपका होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो सही आंसर होगा वो इस पूरे आंसर में से 180 माइनस करना पड़ेगा, 205 माइनस 180 डिग्री। तो मेरे हिसाब से सही आंसर आएगा 25 डिग्री, जो कि उसमें ऑप्शन में नहीं दिया क्योंकि उन्होंने इतना सोचा भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बनना चाहिए ई पार्ट 25 डिग्री, बट वो मेंशन नहीं किया तो अभी हम 205 से काम चला देंगे, ठीक है, बट वो गलत है। When unpolarized light beam is incident from air onto glass, एयर से ग्लास में आ रही है अनपोलराइज लाइट, ठीक, एट ए पोलराइजिंग एंगल, जब पोलराइजिंग एंगल पे आ रही है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो तो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी, और जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी जो अंदर घुस जाएगी, जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी वो पार्शियली पोलराइज्ड होगी, ठीक। तो रिफ्लेक्टेड बीम इज पोलराइज 100%, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम्स आर पार्शियली पोलराइज, गलत है। फॉर रीजन द रीजन फॉर ए इज दैट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, ये भी गलत है। तो आंसर सिर्फ इसका क्या बनेगा, ए पार्ट। अगला देखते हैं, द ब्रूस्टर एंगल फॉर एयर ग्लास इंटरफेस इज 54.74 डिग्री इफ ए रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास स्ट्राइक्स एट एन एंगल 45 डिग्री, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क इसमें यह है कि ब्रूस्टर एंगल दिया, तो ब्रूस्टर एंगल से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लोगे। tan थीटा जो होता है वो म्यू के बराबर होता है, और ये वैल्यू दे ही रखी है उन्होंने, वो √2 के बराबर दी हुई है।
इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लग गया आपको √2। अब कह रहे हैं अगर लाइट रे जो का एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहे हैं, तो सिंपल स्नेल्स लॉ लगेगा। तो एयर से आ रही तो 1 sin 45, एयर से लाइट आ रही है और उस मीडियम में चली जा रही है, तो वो हो जाएगा √2 टाइम्स साइन r। तो यहाँ से r जब आप निकालोगे तो वो 30 डिग्री आपका आंसर बन जाएगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। क्लियर?